चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मोमेंट से जिसे आपने अपनी लाइफ में शायद कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। जस्ट इमेजिन, आप अपनी कार में ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए हैं या फिर किसी कैफे से बाहर निकल रहे हैं। आपके हाथ में कॉफी है एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट द डे। और तभी आपकी कार विंडो पर एक नॉक या आपकी स्लीव को खींचता हुआ एक हाथ, एक बच्चे की आवाज, एक फैला हुआ हाथ। और उस टाइनी मूवमेंट में जो मुश्किल से 1 सेकंड जितना लंबा होता है, आप खुद को एक मोरल क्राइसिस के बीच खड़ा पाते हैं। डू आई गिव? डू आई लुक अवे? एम आई बीइंग काइंड और जस्ट बीइंग अ फूल? अगर हेल्प ना करूं तो क्या मैं हार्टलेस हूं? और अगर कर दूं तो क्या नाइव? अगर आप भारत में रहते हैं तो ये कोई रेयर डिलेमा नहीं है, ये डेली लाइफ है। और आज हम इसी डिलेमा के सरफेस पर नहीं बल्कि उसके नीचे पूरे सिस्टम को समझने वाले हैं। क्योंकि बेगिंग इन इंडिया पर रिसर्च करते हुए जो हमने पाया वो सिर्फ ट्रेजिक या अनकंफर्टेबल नहीं है, वो शॉकिंग है। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, ये कहानी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। और हां, एक ऐसे आदमी की जो शायद इस वीडियो को अभी देख रहे ज्यादातर सैलरीड प्रोफेशनल से भी ज्यादा अमीर हो सकता है। यह है मॉडर्न इंडिया का पैराडॉक्स। एक तरफ टेक हब्स, स्टार्टअप्स, आईपीओस, कांच की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, और दूसरी तरफ उन्हीं बिल्डिंग्स के बाहर फुटपाथ पर फैले हुए सदियों पुराने हाथ। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू इकोनॉमी हर एक दिन आमने सामने टकराते हुए। और इस कोलिजन की अजीब सच्चाई को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एक ऐसी कहानी से जो कभी इंटरनेट पर रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो ऑनेस्टली मुझे लगा ये फेक न्यूज है, क्लिकबेट, इंटरनेट की कोई नॉनसेंस कहानी। लेकिन ये सच है। मिलिए भरत जैन से, जिसे अक्सर कहा जाता है द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बेगर। वो मुंबई में ऑपरेट करता है और मल्टीपल डिटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आदमी बस किसी तरह सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास है 7.5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट, लगभग $1 मिलियन। उसके पास 2 शॉप्स हैं जिन्हें वो रेंट पर देता है, वो एक लैंडलॉर्ड है। और उसकी नेटवर्थ कई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को टक्कर देती है। और फिर भी एवरी सिंगल डे वो बाहर जाता है और छत पर शिवाजी टर्मिनस, आजाद मैदान जैसे इलाकों में भीख मांगता है। लेट दैट सिंक इन। ये पूरी तरह से बेगिंग के उस मेंटल मॉडल को तोड़ देता है जो हम सबके दिमाग में होता है। हम मानते हैं बेगिंग मतलब रॉक बॉटम, आखिरी सेफ्टी नेट का टूट जाना, टोटल फेल्योर, हेल्पलेसनेस। लेकिन भरत जैन के लिए बेगिंग एक मजबूरी नहीं लगती, वो एक करियर चॉइस जैसी दिखती है। एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, हाई मार्जिन्स, टैक्स फ्री इनकम। लेकिन यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि भरत जैन एक आउटलायर है। वो बेगिंग की दुनिया का 1% ऑफ द 1% है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वो एक्सेप्शन है तो फिर रूल कैसा दिखता है। 2011 सेंसस हमें एक नंबर देता है, 4,13,000 बेगर्स पूरे इंडिया में। लेकिन लगभग हर एक्सपर्ट इस बात पर अग्री करता है कि यह नंबर मिसलीडिंगली लो है, क्योंकि सेंसस हाउस होल्ड्स को काउंट करता है और बेगर्स अक्सर ट्रांजिएंट होते हैं, होमलेस या फिर ऐसे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं जो ऑफिशियल मैप्स पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये नंबर कोई सीलिंग नहीं है, ये तो बस फ्लोर है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, बेगिंग सिर्फ सबसे गरीब स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है। वेस्ट बंगाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, फिर आता है उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार। हाँ, माइग्रेशन एक रोल प्ले करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक और सवाल, ये लोग कौन हैं? हु आर दीज पीपल? बिकॉज बेगर इज अ डेंजरसली ब्रॉड वर्ड, एक ऐसा शब्द जो अपने अंदर इनॉर्मस कॉम्प्लेक्सिटी छुपाए हुए है। हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया में बेगिंग हमेशा से शेमफुल नहीं थी। हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है भिक्षा, इस्लाम में ज़कात। यहां भिक्षा देना सिर्फ चैरिटी नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल ड्यूटी थी, ये कर्मा के बारे में था, सॉल्वेशन के बारे में। उस कंटेक्स्ट में बेगर सिर्फ लेने वाले नहीं थे, वो आपको कुछ ऑफर कर रहे थे, वर्चुअस बनने का एक मौका। लेकिन मॉडर्न रियलिटी ने इस आइडिया को पूरी तरह फ्रैक्चर कर दिया है। आज मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज बेगिंग को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर माइग्रेशन की वजह से बेगिंग के लिए मजबूर हैं। इनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं, कोई अल्टरनेटिव्स नहीं। इनके लिए बेगिंग सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि इट्स अ लास्ट रिसोर्ट टू सर्वाइव। सेकंड कैटेगरी में आते हैं फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, और ये पार्ट ऑनेस्टली ब्रूटल है। इंडिया में डिसेबल्ड लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। अगर आप गरीब हैं और डिसेबल्ड हैं और स्टेट केयर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है तो बेगिंग अक्सर एकमात्र सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। यहां कोई रियल चॉइस नहीं है, बस मजबूरी है। और तीसरी कैटेगरी है हेरिडिटरी बेगर्स की, और यह कैटेगरी ज्यादातर लोगों को शॉक करती है। इंडिया में ऐसी काफी कम्युनिटीज हैं जैसे नट्स या बाजीगर्स, जहां बेगिंग, एक्रोबेटिक्स परफॉर्म करना, सिंगिंग करना या भीख मांगना एक एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है। उनके लिए शेमफुल नहीं है, ये ट्रेडिशन है। आपकी कार विंडो के बाहर जो डिस्प्रेशन दिखती है वो असल में सेंचुरीज ओल्ड लाइवलीहुड भी हो सकती है। लेकिन फिर एक और कैटेगरी है, सबसे डार्क, सबसे अनकंफर्टेबल, और वहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। ये रैंडम लोग नहीं है जो बस मदद मांग रहे हो। दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज में बेगिंग एक फुल ब्लोन इंडस्ट्री है। यहाँ टेरिटरीज कंट्रोल की जाती हैं, स्पॉट्स असाइन होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स, टेम्पल्स, टूरिस्ट हब्स, डेली कलेक्शंस होती हैं। यहाँ गैंग लीडर्स होते हैं, बेगर किंग्स। यहाँ इंसान, ह्यूमन बींग्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन जाते हैं। और यह सच्चाई सबसे साफ दिखती है एक ऐसी जगह पर जहां आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यस, लद्दाख। जब आप लद्दाख के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है मॉनेस्ट्रीज, माउंटेन्स, पीस, बेगिंग माफियाज नहीं। लेकिन यही वजह है कि यह सिस्टम वहां काम करता है। शॉर्ट टूरिस्ट सीजन, हाई स्पेंडिंग विजिटर्स, गैंग्स लिटरली बेगर्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और कभी कभी तो उन्हें फ्लाई करके सीधे ले लाया जाता है। उन्हें केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो अप्रोप्रिएटली पुअर दिखें। सीजन पर काम करवाया जाता है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया जाता है, और फिर उन्हें बाहर मूव कर दिया जाता है। ये एक सीजनल बिजनेस मॉडल है, बीच पर आइसक्रीम बेचने जैसा। फर्क बस इतना है, यहां इन्वेंट्री इंसान है। और अगर आपको ये सिनिकल लग रहा है देन ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि अभी सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई आने वाली है। आपने वो इमेज जरूर देखी होगी, एक थकी हुई औरत, गोद में एक सोता हुआ बच्चा, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर कुछ प्राइमल ट्रिगर कर देता है। और गैंग्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो एम्पैथी को मोनेटाइज करते हैं। कई बार वो औरत उस बच्चे की मां होती ही नहीं है, वो बच्चा अक्सर रेंटेड होता है, किसी बेहद गरीब फैमिली से या सीधे गैंग के अंदर से। लेकिन बेबीज रोते हैं, रेस्टलेस होते हैं, तो सवाल यह है कि 12 घंटे भी कैसे मांगी जाए। और यही आता है इस कहानी का सबसे हॉरिफाइंग हिस्सा। अक्सर उन इन्फेंट्स को सीडेट किया जाता है, कफ सिरप या अल्कोहल पिलाकर, और कभी कभी ड्रग्स देकर, ताकि वो लिम्प रहें, शांत रहें, खामोश रहें। ये बेगिंग नहीं है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जो हेल्पलेसनेस का मास्क पहनकर घूम रहा है। और ये काम करता है क्योंकि किसी इमोशन को नहीं, हमारी बायोलॉजी को हैक करता है। हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड है उस इमेज पर पिघलने के लिए, और वही प्रोग्रामिंग अब किसी और की इनकम बन चुकी है। चलो अब स्कैम्स की बात करते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वी आर टू स्मार्ट फॉर देम। कैश मत दो, हम कहते हैं, बिकॉज कैश इज बैड। लेकिन मिल्क तो प्योर है, मिल्क तो बच्चे के लिए है। तो आप वो एक्सपेंसिव फॉर्मूला टिन खरीद लेते हैं। आपको लगता है आप जिम्मेदार हैं, मोरल हैं, सही काम कर रहे हैं, और फिर 5 मिनट्स लेटर वो औरत वापस उसी शॉप पर जाती है, टिन रिटर्न करती है, रिफंड मिलता है, और उस रिफंड को शॉपकीपर के साथ स्प्लिट कर लेती है। और बच्चा अब भी भूखा है। इस स्कैम की जीनियस चीज मिल्क नहीं है, यह है वैलिडेशन। आपको ये फील कराना कि आपने सही काम किया है, आपकी मोरलिटी की एक रिसीट दे देना, और उसी रिसीट के दम पर सिस्टम चलता रहता है, क्वाइटली, इफिशिएंटली, डेली। दिल्ली में एक स्टडी की गई और उसका रिजल्ट ऑनेस्टली फैसिनेटिंग था। एक ग्रुप था बेगर्स का जो सिंपली पैसे मांगा करते थे,
और दूसरा ग्रुप वही लोग, वही जरूरत, लेकिन एक फर्क था, वो पैसे मांगने की बजाय एक बेकार सा यूजलेस प्लास्टिक पेन ऑफर कर रहे थे। सेम पीपल सेम नीड, रिजल्ट पेन ऑफर करने वाले बेगर्स को 35% ज्यादा पैसा मिला। वाई? रीजन सिंपल है, सिग्नलिंग, एफर्ट, वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप। वी हेट द आइडिया ऑफ ए लेजी बेगर, लेकिन स्ट्रगलिंग वर्कर वी लव दैट, चाहे वो वर्क फिर पूरी तरह फेक ही क्यों ना हो। तो वो पेन वैल्यू के बारे में नहीं है, वो बस हमारे बायस को वैलिडेट करने के बारे में है। और यहीं से एक बेहद डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन निकलती है। ये इंटरेक्शन असल में उनके बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। हम क्या फील करना चाहते हैं, हम खुद को किस कहानी में हीरो देखना चाहते हैं, और वही कहानी हर दिन हर ट्रैफिक लाइट पर फिर से बेची जाती है। दशकों तक इंडिया ने बेगिंग को सीधे सीधे एक क्राइम की तरह ट्रीट किया। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 सिर्फ डेस्टिट्यूट दिखने पर से अरेस्ट की इजाजत देता था। होमलेस पीपल, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गरीबी खुद क्रिमिनल बना दी गई थी। लेकिन फिर 2018 में कुछ बदल गया। हर्षा मंदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया। वाई? क्योंकि अगर स्टेट फूड, शेल्टर या जॉब प्रोवाइड करने में फेल होती है तो वो लोगों को सरवाइव करने की कोशिश के लिए पनिश नहीं कर सकती। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी लॉजिक को इको किया। बेगर होम्स कैन नॉट बी प्रिजन्स, डिग्निटी मैटर्स, चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। धीरे धीरे पनिशमेंट की जगह इंपैथी ले रही है। लेकिन ग्राउंड पर इंडिया में एक साथ दो बिल्कुल अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट है कानून और कंपैशन का, और दूसरा है हकीकत, सिस्टम्स और रोज की सड़कों का। और इन दोनों के बीच का गैप, यही असली कहानी है। इंदौर, प्राउडली नोन एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, ने 2025 में बेगिंग पर बैन लगा दिया। सिर्फ बेगिंग ही नहीं, गिविंग भी। अगर आप बेगर्स को पैसे देते हैं देन यू कैन बी फाइंड, यहां तक कि FIR भी फेस कर सकते हैं। और लॉजिक सिंपल है, कट डिमांड, किल द कार्टेल इकोनॉमी। कोल्ड लेकिन लॉजिकल। वहीं राजस्थान ने चुना एक बिल्कुल अलग रास्ता, रिहैबिलिटेशन। स्किल ट्रेनिंग, कुकिंग, टेलरिंग, प्लम्बिंग, प्रोजेक्ट भोर, द स्माइल स्कीम, लॉक देम अप से बदलकर स्किल देम अप। हार्डर, स्लोअर लेकिन ह्यूमन। एक बार फिर से उसी सीन को इमेजिन कीजिए। आप फिर से उसी टैक्सी में ट्रैफिक लाइट्स पर रुके हैं। एक बच्चा आपकी विंडो पर टैप करता है, हार्ट कहता है हेल्प करो, ब्रेन कहता है स्टॉप, एनजीओस, कोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का कंसेंसस, डू नॉट गिव कैश। खासकर बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कैश उन्हें स्ट्रीट पर रखता है, स्कूल से बाहर और कार्टेल सिस्टम के अंदर। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? बेगर्स को वही एक्चुअल फूड दें जो आपके पास ऑलरेडी है। डिग्निटी बनाए रखें, आई कांटेक्ट, एक्नॉलेजमेंट। और एनजीओस को सपोर्ट करें जो रियल रिहैबिलिटेशन वर्क कर रहे हैं, एंड मूव फ्रॉम डोपामाइन चैरिटी टुवर्ड्स सिस्टमिक चेंज। याद है वो पेन एक्सपेरिमेंट? हमने 35% ज्यादा पैसे दिए एक बेकार से प्लास्टिक पीस के लिए। तो खुद से पूछिए, जब हम देते हैं तो क्या हम सच में सामने वाले इंसान की मदद कर रहे हैं, या सिर्फ अपने खुद के आइडिया को वैलिडेट कर रहे हैं कि एक गुड पुअर पर्सन कैसा दिखना चाहिए? अनकंफर्टेबल बट नेसेसरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।